हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जो हमारा बायोलॉजी की क्लास होने वाली है। इसमें हम टॉप 50 पीवाईक्यूज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आगे रिपीट होकर एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी में बायोलॉजी में किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमारा बायोलॉजी वाली वीडियो है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे होंगे, हमारा सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सब्जियां, फलों और फूलों की उच्च मूल्य वाली खेती होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि सब्जियां, फलों, फूलों वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो आप देख पा रहे होंगे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिए, साइटोलॉजी जाना जाता है किसको, कोशिका के अध्ययन को इस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि एपिग्राफी क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या होता है। तो एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। जो पुराने मस्जिद होते हैं या फिर पुराने मंदिरों में कुछ चीज़ें लिखी गई होती हैं उसे शिलालेख कहा जाता है। जैसे आपने पत्थरों पे, दीवारों में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी तो उसी को शिलालेख कहा जाता है। तो उसी को अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। तो आप इस चीज़ों को याद रखेंगे, एपिग्राफी क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन करना। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं, आप जिसे देख पा रहे होंगे। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कंकालों का अध्ययन करना। एपिग्राफी, एपिग्राफी आपने देख ही लिया जो कि है शिलालेख का अध्ययन करना। अगला है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, मानचित्रों का अध्ययन करना। और अगला है हमारा न्यूमेस्टिक्स, तो न्यूमेस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि सिक्कों का अध्ययन करना। तो ये सभी चारों चीज़ें आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में आपसे कभी भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपने याद रख लिया होगा कि एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि शिलालेखों का अध्ययन करना। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा हमारा इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इथोलॉजी शब्द जो है वो पशु व्यवहार जैविक अध्ययन से रिलेटेड है। तो आप इस चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है ईटियोलॉजी, जो कि है हमारा रोगों के कारण का अध्ययन करने का वाला शस्त्र। फिर अगला है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन करना। फिर है ईथोलॉजी, ईथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करना। और फिर अगला है हमारा इथनोलॉजी, इथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे, ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखा पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा उदाहरण या फिर सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, इथोलॉजी करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप इसने याद रखा कि कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को जो है वो सुसाइडल बैग के नाम से या फिर आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो ये लाइसोसोम को जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये एनटीपीसी के स्टेज 2 एग्जाम्स में पूछा गया था 2022 में जो एग्जाम हुए थे। आइए बढ़ते हैं आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक जो एक वैज्ञानिक है उनके द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार जो है की गई थी। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो आपने याद रखा कि कॉर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी भित्तियां किससे बनी होती हैं। तो आपका राइट आंसर सेल्यूलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी भित्तियां जो है वो सेलुलोज से बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित है। तो ये है मैग्नीशियम। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम मौजूद होता है क्लोरोफिल में। तो आप याद रखेंगे कि क्लोरोफिल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो पत्तियों का रंग है वो हरा हमें दिखाई देता है। एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और पत्तियों में या फिर पौधों में ऊर्जा देता है। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र या फिर ऑटोसम्स होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए 22। तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो 22 होते हैं। तो आप जैसे नीचे देख पा रहे होंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्र में से 44 यानी कि 22 की जोड़ी होती है। इसे गुणसूत्र पुरुष एवं स्त्री के समान प्रकार के होते हैं। इन्हें ही अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये कितने होते हैं। तो आप याद रखेंगे ये होते हैं 2। तो आपने याद रखा एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये 2 होते हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, स्तनधारी जीव जिसमें मनुष्य भी शामिल है में लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, एक्स गुणसूत्र तथा वाई गुणसूत्र। पुरुषों में एक्स और वाई और एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो आप याद रखेंगे जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हमारा। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम जो है वो हरी मटर का एक साइंटिफिक नेम है। तो आप याद रखेंगे हरी मटर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिकी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। जो जो ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिक गति का सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता इनमें से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। तो बायोपिक्स का सिद्धांत जो है वो ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिक गति सिद्धांत के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियां या फिर नस्लों में नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लैप्लैंड्रियोड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लैप्लैंड्रियोड जो है वो मानव जातियों के नस्लों में एक नई हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लीनियस के द्वारा ये शब्द दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सी लीनियस के द्वारा होमो सेपियंस शब्द जो है वो दिया गया था। नीचे आप कुछ देख पा रहे होंगे कुछ और वैज्ञानिक नाम है जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलिस लीनियस द्वारा होमो सेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। ये शब्द जो है वो दिया गया था। कुछ और नाम जो है आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपने इंसानों का देख लिया मानव का कि जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। बिल्ली को क्या कहा जाता है, ये बोला जाता है फेलिस कैक्टस। मेढक को राना टिग्रीना। सरसों को बेरसिका टेम्पेट्रियस। फिर धान को बोला जाता है और राइजा सटाइवा। गेहूं को बोला जाता है ट्रिकम एविस्टम। आम को बोला जाता है मैगीफेरा इंडिका। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप याद रखिएगा कि ये इनका कुछ साधारण नाम है और इनके वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखा कि जो मानव वाला है उसको हुकुम सेमियस कहते हैं और बाकी सभी के नाम आप ज़रूर अपने एग्जाम्स के लिए याद रखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो वाक्यांश किसने दिया था। तो वो दिया था ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो आपने याद रखा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक वाक्यांश है वो किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। मतलब कि जो सबसे फिट है वही इस सर्वाइवल में सबसे आगे रहेगा। तो आपने याद रखें कि जो जानवर या फिर जो भी वो जीव है वो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा। जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? जो द्विपद नाम पद्धति है उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था किसे? द्विनाम पद्धति को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कितनी बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। 2020 हो गया, 21 हो गया, ये कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जीवों के जो वैज्ञानिक नाम की पद्धति है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भी वही है, कैरोलस लीनियस के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो जीवों के द्विनाम पद्धति या फिर वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? कैरोलस लीनियस के द्वारा ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोक जिसे लीच के नाम से भी जाना जाता है किस संघ से संबंधित है? तो जो जोक आपने देखा होगा कभी, जिसे लीच भी कहा जाता है, वो किस संघ में आता है? तो ये आता है हमारा एनिलीडा में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जोक जो है वो एनिलीडा में आता है, एनिलीडा ग्रुप में ये आता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? जो तितली होती है बटरफ्लाई, उसका जो जीवन चक्र होता है उसकी तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तो लार्वा के बाद उसे कोशित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लार्वा के बाद वो कोशित का रूप लेती है। जैसे ये आप नीचे देख पा रहे होंगे कि पहला है अंडा, फिर दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है वयस्क अवस्था। तो आपने इस चीज को याद रखा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपसे पूछा जाता है जो आप हमारे घरों में मक्खियाँ होती हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्का डोमेस्टिका नाम है हमारे घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टों में जो कॉकरोचेस होते हैं उसमें श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो कॉकरोच होते हैं उनमें जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो कहाँ से होती है? तो वो श्वास रंध्रों से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉकरोच होते हैं वो श्वास कैसे लेते हैं, मतलब सांस कैसे लेते हैं? तो श्वास रंध्रों से ये श्वास लेते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। इनके शरीर के भाग में छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनका रक्त जो है वो सफ़ेद होता है या फिर कुछ इसी तरह का होता है, रंगहीन होता है, जो मतलब लाल हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि इनके शरीर में जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर या फिर एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो उभयचर होता है, जिसे हम एम्फीबियन कहते हैं, वो कौन सा है इनमें से? तो वो टोड है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोड जो है वो उभयचर में आता है, एम्फीबियंस में आता है, जो कि पानी और जमीन दोनों पे आराम से रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो आपने याद रखा होगा कि राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है। एशियाई मेंढक, जो एशिया में मेंढक पाए जाते हैं उनका नाम दिया गया है ये राना टिग्रीना। आप यह याद रखेंगे। कुछ और नाम भी है, उसको भी आप ज़रूर याद रखें। जैसे आपने देखा भेड़िया, तो भेड़िया का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो कैनिस ल्यूपस है। तो कैनिस ल्यूपस आप याद रखेंगे। भेड़िए का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का आपने देखा एशियन फ्रॉग का राना टिग्रिना। बाघ का हो जाएगा टाइगर का पैंथर टाइग्रिस। तेंदुआ हो जाएगा जो लेपर्ड पैंथरा पार्डस। तो ये सभी जो है वैज्ञानिक जंतुओं के नाम है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छों के दिल में डैश होता है, तो क्या होता है मगरमच्छों के दिल में? तो चार प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब चार प्रकार के होता है। तो आप याद रखिए कि दिल में उनके चार भाग में होता है उनका दिल, मगरमच्छों का दिल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप देख पा रहे होंगे ये कितनी बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो ये कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, जो आपसे बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से याद करके जाएँगे। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन-सा अंग पित्तरस बाइल जूस स्रावित करता है? तो हमारे शरीर का ऐसा कौन-सा अंग है जो बाइल जूस जो है वो स्रावित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। तो इसे लीवर के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे कि हमारे शरीर का जो लीवर वाला पार्ट है वो बाइल जूस स्रावित करता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे
यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यह जो है लीवर कोशिकाओं के विशिष्ट प्रकार के द्रव को स्रावित करती है, जिसे पित्त रस या फिर बाइल जूस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तन हो जाता है। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है अमीनो अम्ल में। तो आप याद रखेंगे, पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव इसमें से किसे नहीं पचा सकता? तो जो ह्यूमन है वो इसमें से क्या नहीं जो है उसका पाचन नहीं हो सकता? तो क्या है? सेल्यूलोज। तो ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पाचन तंत्र है जिसका जो शेप है वो जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जे है उसके जैसा हमें देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा अमाशय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय की जो आकृति है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे जैसा हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है? तो आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन किस तरह से होता है, मतलब कहाँ पे होता है? तो छोटी आँत में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आँत में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। तो एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम का होता है। एक स्वस्थ मानव का दिल, जो मानव का हृदय होता है, वो जो वेट में कितना होता है? लगभग 300 ग्राम का होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में जो आरबीसी होती है उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। तो आरबीसी का क्या कारण है, मतलब कि किस लिए यूज होता है मानव शरीर में आरबीसी? तो ये होता है शरीर की कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो कितना होता है? तो ये सामान्य रूप से होता है 120 mmHg। तो आप इसे याद रखेंगे। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो कितना होता है? 120 होता है। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन-सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है, उसे महाधमनी के नाम से जाना जाता है। महाधमनी और अरोटा नाम जो आपने सुना होगा, महाधमनी अरोटा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर मुख्य ग्रंथि है, जो कि हृदय के बाएँ निलय से प्रारंभ होती है तथा इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है यहाँ। तो सबसे बड़ी धमनी कौन-सी है हमारे मानव शरीर में? महाधमनी है, जो कि अरोटा के नाम से जानी जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? जो मानव शरीर होता है उसका पीएच रेंज कितना होता है? तो आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7.35 से 7.45 तक जो है मानव शरीर का पीएच रेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, तो इस श्वसन को कहते हैं, तो इस श्वसन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी संकुचित श्वसन बोलते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है, तब भी श्वसन की प्रक्रिया चालू रहती है, उसे संकुचित श्वसन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। तो जो डायलाइज़र होता है वो क्या होता है? एक तरह से गुर्दा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आर्टिफ़िशियल लीवर होता है, आर्टिफ़िशियल गुर्दा होता है, जो इंसान के अंदर जो है लगाया जाता है ताकि उसका जो रक्त है वो साफ रह सके। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी, जिसे हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया गया जाता है, इसे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का होता है ये। तो आप इसे याद रखेंगे कि ईईजी जो है परीक्षण किया जाता है किसका? मस्तिष्क का। हमारे दिमाग का ईईजी परीक्षण जो है वो किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को पता लगाने में, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है या फिर दिमागी हालत किस तरह से है या फिर आपके दिमाग की नसें जो हैं किस तरह से काम कर रही हैं। तो कुछ भी
जो हमारे मस्तिष्क में प्रॉब्लम होती है वो ईईजी करके परीक्षण करके देखा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? जो पोन्स है वो मानव के किस अंग का भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क का भाग है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पोन्स जो है मानव के किस अंग का भाग है? तो मस्तिष्क का ये भाग है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती हैं? तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये होती है 31 जोड़ी। तो आपने याद रखा कि जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो कितनी होती है? 31 जोड़ी में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो जानु संधि हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो जानु संधि है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जानु संधि, जिसे नी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी होती है। तो आप सब भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, जो जांघ की हड्डी होती है जिसे हम फीमर बोलते हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कान में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का वल्क, जिसे एनेमलर होता है, उसके नाम से जानते हैं हम। तो आपने याद रखा, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांघ में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? जिसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर में जो 29 हड्डियां होती हैं, तो कहाँ कहाँ पे कौन सी हड्डियां मौजूद होती है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, माथा में 8 हड्डियां होती हैं, मतलब 4 हेड में हमारे 8 हड्डियां होती हैं, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठास्थिक में 1 हड्डियां होती हैं। तो ये क्रम जो है वो बिल्कुल से सही है। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मानव शरीर में, मानव के सिर में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। जैसे कपाल हड्डियाँ 8 होती हैं, चेहरे की हड्डियाँ 14 होती हैं, श्रवण जो इसी कान की हड्डियाँ होती हैं वो 6 होती हैं और कंटिका हड्डी जो है वो 1 होती है। तो आप इस चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं? तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आप इसे बताएँगे कि 300 हड्डियाँ होती हैं लगभग। तो आप इसे याद रखेंगे कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। समस्त हड्डियों में स्टेपिज कान जो है सबसे छोटी तथा फीमर जो ये जांघ में पाई जाती है सबसे बड़ी अस्थि होती है। हड्डियाँ आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे लिगामेंट। तो लिगामेंट एक ऐसा चीज़ है जिससे हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। आयोडीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कि सूक्ष्म पोषक तथा थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। कौन? आयोडीन। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वड़क हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ऐसा कौन सा वड़क है जो हमारे बालों का रंग, तो जो चेहरा हो गया, आंखें हो गई, उनके रंग के लिए कौन सा मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलानिन। तो ऑप्शन नंबर सी मेलानिन जो है वो हमारे शरीर, बाल और आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है? तो एडम एप्पल क्या होता है कि जो हमारे कंठ या फिर जो गले का हिस्सा है जो बोलते समय हिलता है, उसी में मौजूद होता है, तो उसी को एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखें कि हमारे कंठ में मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है? तो शरीर में जो शुगर लेवल होता है उसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन्स रखता है? तो ये होता है इंसुलिन। तो इसी की कमी होने पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि हार्मोन्स में जो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है? इंसुलिन रखता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है वो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थाइरोक्सिन के लिए ये ज़्यादा जो है आवश्यक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आयोडीन जो है वो थाइरोक्साइन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो किसके माध्यम से करता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजांडोसन के कारण जो है, जो बच्चा है वो अपने माँ के पेट में
पोषण किस तरह से प्राप्त करता है, तो बीजा अंडासन के कारण करता है, तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन मतलब कि प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के ज़रिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या फिर साइड में जुड़ा होता है, तो इसी के माध्यम से जो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर किस टाइप के बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे यूजफुल क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।